नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे जो हमारी हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चली हुई है, जिसमें हम मैराथन क्लास के माध्यम से 50 MCQs को करने की कोशिश करते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। और जितने भी हमारे पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनको हम जो है अधिक से अधिक रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है अधिक से अधिक तथ्यों की रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम अपनी क्लास की कर लेते हैं शुरुआत। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान व काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, DTED प्लस PTGT PGT की परीक्षा हो या UP TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो या LT ग्रेड की हिंदी संबंधी परीक्षा हो या MP TET की परीक्षा हो या UGC नेट की परीक्षा हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिस भी परीक्षा में हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं विद सॉल्यूशन के साथ 50 के लगभग जो है MCQs को, और आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज़ की हम कर लेते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले नंबर 1 प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ डॉक्टर गोपाल राय ने किस कीर्ति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? यानी कि अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम उपन्यास अलग अलग माना है, तो किस विद्वान के द्वारा किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है, तो ये हम जो देख लेते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर गोपाल राय जी के अनुसार पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास गोपाल राय जी द्वारा माना जाता है। और देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 1870 ईस्वी में जो है गौरी दत्त जी द्वारा लिखी गई रचना है। उसके बाद देख लेते हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सर दाराम फिलोरी के उपन्यास भाग्यवती, जिसका समय 1877 को विजय शंकर मल ने प्रथम उपन्यास माना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास विजय शंकर मल जी द्वारा जो है सर दाराम फिलोरी जी द्वारा लिखा गया भाग्यवती उपन्यास को माना गया। और श्रीनिवास कृत जो है परीक्षा गुरु, जो जिसका समय 1882 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और अधिकतर विद्वानों ने भी जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इसी उपन्यास को माना है। वामा शिक्षक 1872 इसका समय है। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय जी द्वारा रचित ये उपन्यास है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? तो फांस उपन्यास जो कि किसके द्वारा रचित है? संजीव लेखक हुए हैं, एक उपन्यासकार काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो संजीव जी द्वारा लिखा गया जो फांस उपन्यास है उसका मूल कथ्य विषय है किसान आत्महत्या। किसान आत्महत्या इसका मूल कथ्य माना गया है। और किसान आत्महत्या पर लिखा गया ये फांस उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास रहा, संजीव जी द्वारा लिखा गया। और संजीव द्वारा लिखित अन्य उपन्यास और भी है, जैसे कि किशनगढ़ की अहेरी 1981, सर्कस 1984। ये कई बार पूछा जाता है भाई, सर्कस भी इम्पोर्टेंट है संजीव जी का। और धार नामक उपन्यास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है संजीव जी का, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। सावधान नीचे आग है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। और जहाँ जंगल शुरू होता है आदि 2000 का ये के समय का उपन्यास है, जंगल जहाँ से शुरू होता है। तो ये उपन्यास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके कहने का मतलब ये है संजीव जी द्वारा लिखे गए ये सभी उपन्यास जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए उपन्यास है। इनको आपको बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न इनसे संबंधित और अन्य प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उसका सही आंसर दे सको। तो एक बात और बता देना चाहती हूँ भाई, धार जो है संजीव जी का उपन्यास है, लेकिन एक रचना है, एक काव्य है लौट आओ धार। तो ये जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। लौट आओ धार, तो ये रचना जो है दूधनाथ सिंह की है भाई। दूधनाथ सिंह हुए हैं हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक लेखक, तो दूधनाथ सिंह की है लौट आओ धार। केवल धार
रचना पूछ ली जाए तो संजीव जी का उपन्यास है। इस प्रकार से एक दूसरे से मिलती जुलती रचनाएं जहाँ पर भी आपको दिखाई दे तो तुरंत आपको वहाँ से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि बार बार जब तथ्यों की रिवीजन करोगे तो ही आपको परीक्षा में अच्छा स्कोर मिल पाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो ये सचेतन कहानी की अवधारणा जो है महिप सिंह जी की मानी जाती है। सचेतन कहानी 1964 की अवधारणा महिप सिंह की है, जबकि नई कहानी 1956 की अवधारणा के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश व कमलेश्वर जी रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित नाटक व नाटककारों को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर हमें प्रमुख नाटक और नाटककारों को यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो देख लेते हैं इन नाटककारों के सही जो लेखक कौन रहे हैं। तो देख लेते हैं, यहीं से हम आंसर ही देख लेते हैं। इनके नाटककारों के रचनाकार को ही यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आपका समय भी बचे। तो देख लेते हैं, अभंग गाथा जो है नरेंद्र मोहन जी का द्वारा लिखा गया नाटक है। ताले में बंद पर्चा जो है विभू कुमार जी द्वारा लिखा गया नाटक है। वायरस जो है राजेश जैन जी की रचना है। और इन्ना की आवाज़ जो है असगर वजाहत जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, नासिक के तोपखान के रचयिता कौन है? नासिक के तोपखान जो की रचना लिखी गई है सैदल मिश्र जी ने, जो कि 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते थे। तो देख लेते हैं, सदा सुखलाल जी द्वारा लिखा गई रचना है सुख सागर। लल्लू लाल जी द्वारा लिखी गई रचना है प्रेम सागर। ईशा अल्लाह खां जी द्वारा लिखी गई रचना है रानी केतकी की कहानी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1873 ईस्वी है। भारतेंदु जी द्वारा संपादित की गई हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ वो 1873। इसके द्वारा जो भारतेंदु जी के द्वारा और अन्य पत्रिकाओं का जो प्रकाशन है भाई प्रकाशित की गई तो जैसे कि कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में, बाला बोधनी 1874 और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? तो इनमें से कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं मानी जाती? तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत जो है संस्कृत भाषा नहीं आती, क्योंकि ये प्राचीन भाषा के अंतर्गत आती है। तो संस्कृत उसके बाद जो है मध्यकालीन आर्य भाषा रही हमारी अपभ्रंश, पाली और प्राकृत, और आधुनिक भाषाओं में आती है हमारी हिंदी। तो देख लेते हैं, संस्कृत भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा में नहीं है। संस्कृत प्राचीन कालीन आर्य भाषा मानी जाती है और मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती है। पाली का समय 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के प्रथम ईस्वी तक, प्रथम मतलब 1 ईस्वी तक जो है इसका समय रहा पाली का। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्राकृत का जो समय है यहाँ पर प्रथम ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, यानी कि 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक इसका समय रहा प्राकृत का। यानी कि 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के भाई 1 ईस्वी तक, पूर्व से यानी कि 1 ईस्वी से पहले जो समय था वो 500 ईस्वी पूर्व का रहा था। उसके बाद जो है और 500 ईस्वी पूर्व के पहले का जो समय था वो 1000 ईस्वी पूर्व का रहा था। इस प्रकार से जो है समय पहले जो है घटते हुए क्रम में चल रहे थे, फिर जो है 1 ईस्वी के बाद जो है बढ़ते हुए क्रम में हमें देखने को मिलते हैं। और अपभ्रंश जो है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक के समय को अपभ्रंश का समय माना जाता है। और जो है 1000 ईस्वी के बाद जो है धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ और खड़ी बोली का भी विकास होने लगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 8, काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? तो काव्य के निम्नलिखित में से 2 प्रधान भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा दृश्य काव्य जिसे हम देख सकते हैं, एक होता है हमारा श्रव्य काव्य जिसे हम सुन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9,
अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? अशोक के फूल जो निबंध संग्रह है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1948 ईस्वी। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन 1848। अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। और इनके अन्य निबंध संग्रह जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के और अन्य निबंध संग्रह की बात करें तो कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटुज 1964, साहित्य सहचर 1965 और आलोक पर्व 1972। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है आलोक पर्व का समय, तो आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट निबंध संग्रह रहा है इनका। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, प्रश्न नंबर 10। डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य है, तो रसाल जी द्वारा लिखा गया ब्रज भाषा संबंधी काव्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है उद्धव शतक जो है डॉक्टर रसाल जी द्वारा लिखा गया ब्रज भाषा का काव्य माना जाता है। तो डॉक्टर रसाल यानी कि इनका पूरा नाम है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रज भाषा काव्य उद्धव शतक अर्थात उद्धव ब्रजवा 1970 है। और इनकी अन्य प्रसिद्ध कीर्ति है काव्य पुरुष, जिसकी रचना 1955 में खड़ी बोली में हुई। तो ध्यान रखना है, काव्य पुरुष रचना पूछ ली जाए तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 11। केंद्रीय हिंदी निषेधालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? तो आप सभी को पता है 1983 ईस्वी में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से जो है देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण को प्रकाशन में लाया गया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 12। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? निम्नलिखित में से लज्जाराम शर्मा जी का उपन्यास है आदर्श सिंधु। आदर्श सिंधु नाम से लज्जाराम शर्मा जी ने 1914 में उपन्यास लिखा। इनकी अन्य कीर्तियाँ है लज्जाराम शर्मा जी की जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो है धूर्त रसिकलाल 1889, रमा स्वतंत्र रमा और पंतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार 1907 आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। गुप्त गोदना 1913 देवकी नंदन खत्री जी की रचना है भाई गुप्त गोदना, ये आपको ध्यान रखना है। और राधाकांत 1918 में ब्रजनंदन साय जी द्वारा रचित उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो कंकाल उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है और ये कब प्रकाशित हुआ ये पूछा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1929। 1929 में कंकाल उपन्यास को प्रकाशित में किया गया और 1934 में जो है जयशंकर प्रसाद का ही तितली उपन्यास को प्रकाशित किया गया। तो देख लेते हैं, कंकाल उपन्यास 1929 ईस्वी में प्रकाशित है। कंकाल उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद है। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रसाद जी द्वारा अन्य उपन्यास में शामिल है तितली 1934 का उपन्यास है और इरावतीन का 1936 का, जो कि अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। ये उपन्यास पूरा नहीं हुआ इनकी मृत्यु के कारण। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 14। निम्न कीर्तियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कीर्ति नहीं है? इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य कीर्ति नहीं है, वो है प्रेम पुष्पावली। और अन्य तीनों कीर्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर और प्रेम फुलवारी। प्रेम पुष्पावली भारतेंदु की काव्य कीर्ति नहीं बल्कि प्रताप नारायण मिश्र जी की है, बद्री नारायण की नहीं है, माफ़ी चाहूँगी। तो प्रताप नारायण मिश्र जी की काव्य कीर्ति है। इनकी अन्य काव्य कीर्तियाँ मन की लहर और बेडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, दंगल खंड आदि, जबकि प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि जो कीर्तियाँ हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 15। सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? थोड़ा जल्दी हम प्रश्नों को इसलिए कर रहे हैं भाई ये तथ्य हम जो है काफ़ी बार रिवाइज कर चुके हैं,
तो थोड़ा सा फिर इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर तथ्यों को करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको परीक्षा तक अधिक से अधिक क्वेश्चन इस सीरीज़ के माध्यम से जो है आप इस सीरीज़ के माध्यम से अधिक परीक्षा तक प्रश्नों को कर पाओ और जो है परीक्षा में अच्छा स्कोर ले पाए। क्योंकि जब आप तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हो, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करोगे, तो वहाँ पर जो है जब आप ऑप्शन में प्रश्नों को देखोगे तो किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इसमें आंसर ये आएगा या ये आएगा, तो सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाओगे। तो इसी जो उद्देश्य के साथ जो है हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रही हैं। और भैया आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? तो सिंघल के जो लोग होते हैं वे किस भाषा को मागधी कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा पाली। पाली को जो है सिंघल के लोग मागधी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। सिंघल के लोग पाली भाषा को मागधी कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही जो आरोही क्रम में कौन सा रहेगा? तो आरोही क्रम में हमें जो है इन रचनाओं को लगाना है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगी इनमें प्रेम आश्रम, 1922 की रचना है। रंगभूमि इनकी जो है 1925 की है। और कायाकल्प जो है इनकी 1926 की रचना है। निर्मला का तो आपको पता ही है, 1927 की रचना है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही जो क्रम रहेगा, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927। जो मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास हैं उनका प्रकाशन वर्ष भी आपको बार बार रिवाइज कर लेना है, ताकि परीक्षा में किसी भी उपन्यास का अगर प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाए तो आसानी से आप उसका सही आंसर दे सको। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 17। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है, तो यह कथन किसका है? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है। निम्नलिखित में से ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बढ़ते हैं आगे। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है। उपयुक्त जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि 1929 में ये प्रकाशन में आई, तो इस पुस्तक के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल प्रकरण में कहा गया है कि जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध हुई है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। तो गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथों के नाम जो है नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र और सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। तो ये सभी नाथों के नाम हैं गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार, ये आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18। दक्षिण के आलवर संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? तो दक्षिण के जो आलवर संत हैं वे निम्नलिखित में से जो है राम भक्ति शाखा के माने जाते हैं। क्योंकि जब वैष्णव भक्ति का उदय हुआ था दक्षिण भारत में, तो आलवर संतों का भी वहीं से जो है उदय हुआ, और वहीं से जो है उन्होंने दक्षिण भारत में सबसे पहले जो आलवर संत आए उन्होंने राम की भक्ति की थी। तो इसलिए ये है राम भक्ति शाखा से संबंधित दक्षिण के आलवर संत माने जाते हैं। और दक्षिण में आलवर संतों की वाणी से जो है राम भक्ति प्रस्फुटित हुई भाई, मतलब एक तरह से भक्ति राम की वाणी से जो है राम की भक्ति को फैली भाई काफ़ी, मतलब वहाँ पर जो है संतों की वाणियों से जो है जनता में जो है राम की भक्ति का अधिक प्रभाव फैल गया था, एक तरह से ये हम कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से जो है विष्णु के भक्त माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति का जब उदय हुआ था दक्षिण भारत में, वहीं से आलवर भक्तों का जो है उदय हुआ। और आलवर का शाब्दिक अर्थ होता है मग्न होना, यानी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ होना। तो आलवर संतों की संख्या कितनी मानी जाती है?
12 मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और नाथों की संख्या 9, सिद्धों की संख्या 84। कई बार ये संख्या परीक्षाओं में पूछी जाती है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित कीर्तियों में कौन सी कीर्ति कांडों में विभाजित नहीं है? तो कांडों में विभाजित इनमें से कौन सी कीर्ति नहीं है? तो पार्वती मंगल जो है कांडों में विभाजित कीर्ति नहीं है, बल्कि ये एक प्रबंध काव्य है। तो यह अवधी भाषा में रचित तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई पार्वती मंगल रचना को कांडों में विभक्त नहीं किया गया। तो इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। इसका आधार कालिदास कुमार संभव है, जबकि यानी संस्कृत के जो आचार्य लेखक रहे हैं कालिदास, वो कुमार संभव इनकी जो रचना है उसी को आधार बना करके पार्वती मंगल का भी जो है पार्वती मंगल की तुलसीदास जी द्वारा रचना की गई। तो उसके बाद जबकि रामचरितमानस में शिव पार्वती कथा का आधार शिव पुराण माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। रामचरितमानस में जो है शिव पार्वती कथा का आधार किसे माना जाता है? तो शिव पार्वती कथा का आधार शिव पुराण को माना गया है। बरवे रामायण यह 7 कांडों में विभाजित की गई है। यह ग्रंथ रहीम के बरवे नायिका भेद से प्रभावित है, तुलसीदास जी की बरवे रामायण। और गीतावली यह 7 कांडों में विभक्त है। इसमें राम कथा का वर्णन है। यह राम गीतावली या पदावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। तो पदावली रामायण नाम के से भी जो है गीतावली रचना को जाना जाता है। यानी कि ये पूछा जा सकता है गीतावली रचना का और अन्य नाम क्या है? तो पदावली रामायण। बढ़ते हैं आगे के कवितावली, इसमें राम कथा 7 कांडों में विभक्त है। कवितावली में काशी के महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तो काशी के महामारी का वर्णन जो है कवितावली का जो 7 कांडों में विभक्त है, उस उत्तरकांड में इसका जो है इस महामारी का को दिखाया गया है। और हनुमान बाहु किसी का अंश माना जाता है। जो इनकी रचना है कवितावली, इसी का अंश जो है इनकी रचना हनुमान बाहु को भी माना जाता है। अर्थात जो है जो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई जो जितनी ये रचनाएं हैं, इनको लगभग जो है सभी रचनाओं को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। लेकिन पार्वती मंगल ऐसी इनका प्रबंध काव्य है जिसे के कोई भी कांड नहीं किए गए, किसी भी कांड में उन्हें विभाजित नहीं किया। और सभी रचनाओं की वही अपनी अपनी जो ये मुख्य ये बातें रही है, ये तथ्य रही है, ये बिंदु जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो निम्नलिखित में से श्री रामानुजाचार्य जी की जो भक्ति रही है वो दास्य भाव की है। जो जैसे कि तुलसीदास जी की भक्ति भी दास्य भाव की रही है। तुलसीदास जी ने जो है विशिष्ट अद्वैतवाद को ही अपनाया था। और रामानुजाचार्य जी की भक्ति जो है भक्ति का प्रचार जो है राम की भक्ति का प्रचार जो है तुलसीदास जी ने किया था। और उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है भाई, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की थी, जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। और रामानुजाचार्य को शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। शेषनाग यहाँ आएगा भाई, शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार किस आचार्य को माना जाता है? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है रामानुजाचार्य जी को। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21, रसलीन का मूल नाम क्या है? तो रसलीन का मूल नाम जो है निम्नलिखित में से जो रसलीन का मूल नाम है वो है सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम, और भाई एक है हमारे रसनिधि का मूल नाम। जो 2 लेखक हुए हैं इन दोनों का मूल नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। रसनिधि का जो मूल नाम है वो पृथ्वी सेन है, और रसलीन का जो मूल नाम है वो सैयद गुलाम नबी है। तो आपको इनको बार बार रिवाइज कर लेना है। काफ़ी बच्चे जो है इन दोनों के मूल नाम में कन्फ्यूजन
इन दोनों का मूल नाम जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, काफ़ी सारे बच्चों का जो है ये कहना है, तो आपको इनको ध्यान रखना है। तो ये रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के कवि माने जाते हैं रसलीन जी। इनकी 2 रचनाएं मुख्य है, एक अंग दर्पण और एक रस प्रबोध। अंग दर्पण में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है, और रस प्रबोध दोहों में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 22। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? तो भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाटक शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, ये कथन भारतेंदु जी के संबंध में आचार्य रामचंद्र तिवारी जी का माना जाता है। आचार्य रामचंद्र तिवारी का ये कथन है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के संबंध में कहा है कि नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया है तथा ना तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली में एक बारगी छोड़, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, शैली को प्राचीन भारतीय शैली को उन्होंने अपनाया है, और ना ही ये अंग्रेजी नाटकों की नकल जो है कर पाए हैं, और ना ही प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया है। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है, लेकिन जो ये कथन यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, नाट्यशास्त्र व हिंदी रंगमंच की स्थापना की है, ये माना है रामचंद्र तिवारी जी ने, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसको नकारा है। बढ़ते हैं आगे, अपने कथन के माध्यम से नकारा है, तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 23। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूधमुहा प्रयास कहा है? तो बाल कल्पना का दूधमुहा प्रयास पंत जी ने अपने किस काव्य संग्रह को कहा है? तो सही आंसर हो जाएगा वीणा। वीणा काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूधमुहा प्रयास इन्होंने माना है। और पंत जी ने की जो काव्य कीर्ति है पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो माना गया है। तो पल्लव की जो भूमिका कई बार पूछा जाता है, पंत जी के किस काव्य कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो माना गया है? तो पल्लव की भूमिका को, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उन्होंने अपनी रचना सत्यकाम 1975 में जो लिखी थी, एक तापस की भावना की वाणी देने वाला काव्य कहा है। उच्छ्वास 1920 की रचना है पंत जी की, ग्रंथि भी 1920 की है। वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 पंत जी की ये 7 छायावादी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं भाई। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो अज्ञे जी द्वारा 4 सप्तकों का प्रकाशन किया गया, तो उसमें दूसरे सप्तक का प्रकाशन पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा ए के ऊपर। जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन 1943, दूसरा जो है 1951 में आया, तीसरा 1959 में आया और चौथा 1979 में आया। इन सप्तकों के जो है प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखने हैं हमेशा। तो देख लेते हैं, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951, जबकि तार सप्तक का प्रकाशन 1943 है। 4 सप्तकों का प्रकाशन किया अज्ञे जी ने। इन सप्तकों में 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताओं को संग्रहित किया गया, और प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया है। और तार सप्तक 1943, जिसमें कवि है अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक आया 1951 में, जिसके कवि रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास जी और नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर साय जी। तीसरे सप्तक जो है 1959 में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, केदारनाथ सिंह,
कीर्ति चौधरी, ये सभी तीसरे सप्तक के कवि रहे हैं। चौथे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि जिसका जो समय है 1979, अवधेश कुमार राजकुमार भूमज और शवदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे का भी नाम आता है इनमें, श्री राम शर्मा और राजेंद्र किशोर। इन सभी को आपको चौथे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवियों को भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 25, किले में औरत किस कवि की कविता है? किले में औरत नामक जो कविता है वो किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो रघुवीर साय जी की प्रमुख कविता है। रघुवीर साय जी की और अन्य रचनाएं भी हम देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो किले में औरत रघुवीर साय जी की कविता है। यह कविता मूलतः कविवर रघुवीर साय के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में संकलित है। इनकी अन्य कविताएं सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 और एक समय था 1995 आदि, ये भी इनकी रघुवीर साय जी की रचनाएं है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। प्रश्न नंबर 26, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा निम्नलिखित में से जो है विद्यापति जी की रचना है। विद्यापति जी के संबंध में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो देख लेते हैं कुछ मुख्य बातें। पुरुष परीक्षा विद्यापति जी की रचना है। इसमें कवि ने श्रृंगार रस के माध्यम से धर्म और राजनीति की शिक्षा दी है। यह लोकप्रिय पुस्तक रही है। 1830 में इस कीर्ति का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ। यह अनुवाद लॉर्ड विल्सन टर्नर के परामर्श से राजा कालीचरण बहादुर ने किया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? यानी कि अप्रमाणिक ग्रंथ जो पृथ्वीराज रासो रचना है उसको कुछ विद्वानों ने प्रमाणिक माना है तो कुछ ने अप्रमाणिक माना है, कुछ ने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो किस विद्वान ने अप्रमाणिक रचना माना है? तो इन विद्वानों में से कौन सा ऐसा विद्वान है जिन्होंने अप्रमाणिक ग्रंथ नहीं माना पृथ्वीराज रासो को, बल्कि जो है मोहनलाल विष्णुलाल पांडे हमारा आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। गौरी शंकर ओझा जी ने भी अप्रमाणिक माना है और डॉक्टर बुल्लर ने भी अप्रमाणिक माना है। लेकिन मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रमाणिक माना है। तो देख लेते हैं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वालों में मिश्र बंधु, कर्नल टाड, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, श्याम सुंदर दास जी रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं अप्रमाणिक मानने वालों में गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुल्लर, मुंशी देवी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल व कविराज श्यामल दास आदि रहे हैं। और पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानने वालों में विद्वान रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजिन विजय। भाई ये विद्वान जो है इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। अर्ध प्रमाणिक, इस तीनों प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों से एक प्रश्न जो है हमेशा परीक्षाओं में हमें देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है। और बार बार रिवीजन जब हम करेंगे तो अपने आप ही ये याद हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इस सीरीज़ को यहाँ पर चलाया हुआ है ताकि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की बार बार रिवीजन होती रहे। जितने भी हमारे हिंदी साहित्य के काव्य शास्त्र संबंधी या भाषा विज्ञान संबंधी संपूर्ण हिंदी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी की रिवीजन आप लोगों को इस सीरीज़ के माध्यम से जो है प्रश्नों की श्रृंखला के इस जो 50-50 MCQs के आधार पर हम विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों की ये श्रृंखला चलाई हुई है हमने। इसके माध्यम से आपको तथ्य की बार बार रिवीजन होती रहे, तो ताकि आपको परीक्षा में इनसे आपको अधिक से अधिक मदद मिले, अधिक से अधिक लाभ हो। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28, मोरा जोबना नवेल भयो है गुलाल, किसे घर दीनी बकस मोरी माल। ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस लेखक द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं? तो आप सभी को पता है अमीर खुसरो जी की ये पंक्तियाँ हैं। मीराबाई की उपासना किस प्रकार थी? आप सभी को पता है मीराबाई की उपासना जो है माधुर्य भाव की रही है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना जो है
तम या पति के रूप में करती थी, और जब लोग उन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते थे तब वे कहती थी कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने मैं लज्जा करूं। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों में जो है भक्तों ने किया है। और इनके कुछ पद जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा रहे हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखे गए इनके पद रहे हैं, पर सब में प्रेम की तालीनता समान रूप से पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, एक सेकेंड भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय है, तो सदुकड़ी भाषा से अभिप्राय है शुक्ल जी की राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। तो सदुकड़ी भाषा से जो शुक्ल जी की सदुकड़ी भाषा है उसका से अभिप्राय राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। तो देख लेते हैं। कबीर की वाणी का जो संग्रह है बीजक नाम से किया गया और जिसके 3 भाग है, रमेणी शब्द और साखी। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर पाए जाते हैं जो दोहों में है। इनकी भाषा सदुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, परंतु रमेणी और शब्द में गाने के पद है, जिसमें काव्य की जो भाषा है वो ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार भी में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 31। सुजान कुमार किस सूफी प्रेम आख्यान का नायक है? तो सुजान कुमार नामक जो नायक है वो उस्मान जी द्वारा रचित रचना सूफी रचना चित्रावली का। तो चित्रावली सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। इनके रचनाकार उस्मान है। इसमें नेपाल के राजा धरणीधर के पुत्र सुजान कुमार और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के प्रेम कथा को वर्णित किया गया है। सुजान और चित्रावली दोनों चित्रकार हैं। नायक चित्र सारी में नायिका का चित्र देखकर अपना चित्र भी उसके साथ बना देता है। नायिका भी नायक का चित्र देखकर उस पर प्रेमासक्त हो जाती है और दूत के माध्यम से एक मंदिर में दोनों का मिलन होता है। नायिका को पाने के लिए नायक को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है और जहाँ कवि ने घटनाओं के विस्तार और व्यापकता की ओर विशेष ध्यान दिया है, अतः नायक नायिका को पाने में भी सफल हो जाता है। इस प्रकार चित्रावली भी एक जो है सुकांत काव्य माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32। सखी हो श्याम रंग रंगी देखी बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियाँ जो है निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो गदाधर भट्ट जी की ये पंक्तियाँ हैं। गदाधर भट्ट चैतन्य महाप्रभु को भगवत सुनाया करते थे और नाभादास के जो भक्तमाल में इनके पद का उल्लेख हमें मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। जगत जानियो जिन्हीं सकल सो हरि जानियो नाही, जो आखिन सब देखी आखिन न देखी जाही। तो ये पंक्तियाँ जो है निम्नलिखित में से जो ये पंक्तियाँ है दोहे में कौन सा अलंकार दिया गया है? तो ये पूछा हुआ है। तो अलंकार इस पंक्तियों के माध्यम से हमें उदाहरण अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। बिहारी के दोहे का अर्थ है जिस चिन्ह में परमात्मा द्वारा संपूर्ण जगत को जाना जाता है, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जाना जाता जिसे आँखों द्वारा सब कुछ देखा जाता है, लेकिन आँखें स्वयं नहीं देखी जाती, क्योंकि काव्यादि में जहाँ सामान्य रूप से कही गई बात को भली भांति समझने के लिए उदाहरण दिया जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन पंक्तियों के माध्यम से आपको इस अर्थ को समझते हुए यहाँ पर उदाहरण अलंकार हमें देखने को मिलता है। तो इसके वाचक पद पराय जैसे तैसे और जैसे यथा आदि हमें मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर
34। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सबसे अधिक जो है हमें प्रबंधकार के रूप में देखने को मिलता है। साहित्य में मैथिली शरण गुप्त में सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रबंध काव्य की रचना अधिक की है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त ने जितने खंड काव्यों की रचना की है उतने अधिक किसी एक कवि द्वारा नहीं किए गए। रंग में भंग 1909 से लेकर जो है रत्नावली 1960 तक के अंतराल में उन्होंने 19 खंड काव्यों की रचना की है। इसके अतिरिक्त जय भारत 1952 जैसा व्यर्थ प्रबंध काव्य और साकेत जो है 1930 में का जो सदृश महाकाव्य की रचना भी इन्होंने की है। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा जो है ये रचनाएं लिखी गई, यानी कि प्रबंध काव्यों के रूप में उन्होंने अधिक रचनाएं लिखी गई है और इसी से ही उन्हें प्रबंध काव्य लिखने पर ही जो है अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 35। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों को सही अनुक्रम में लगाना है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले आएगा मैलांचल, फिर प्रतिपरिकथा, फिर दीर्घ तपा, फिर जलूस। तो इनका प्रकाशन वर्ष भी हम देख लेते हैं। मैलांचल को आप सभी को पता है 1954 का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है और प्रतिपरिकथा 1957 ईस्वी का इनका उपन्यास है। दीर्घ तपा 1964 का उपन्यास है। जलूस 1965 का उपन्यास। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 36। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का हमें सही अनुक्रम लगाना है। तो कहानी जब हम देखते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो आंसर होगा हमारा डी हो जाएगा भाई। सबसे पहले फांसी आएगा, जयनंदन कुमार जी की जो रचना है फांसी इनकी प्रथम जो कहानी भी मानी जाती है। फिर बिखरे मोती सुभद्रा कुमार चौहान की जो रचना है 1932 की। फिर सतमी के बच्चे जो है राहुल सांस्कृत्यायन जी के। फिर दो बाके भगवती चरण वर्मा जी के। तो इनको प्रकाशन के अनुसार हम देख लेते हैं। फांसी जयनंदन की 1929 की कहानी है। बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमार चौहान की 1932 की है और सतमी के बच्चे राहुल सांस्कृत्यायन की 1935। दो बाके जो है भगवती चरण वर्मा 1936। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 37। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों को सही अनुक्रम यहाँ पर हमें बताना है। तो जन्म काल के अनुसार जो है आप लोगों को ये सही अनुक्रम जब हम देखें तो सबसे पहले आएगा सियाराम शरण गुप्त, फिर सोहनलाल द्विवेदी, फिर श्याम नारायण पांडे, फिर रामधारी सिंह दिनकर के। इनका जन्म काल भी देख लेते हैं कब हुआ। तो सियाराम शरण गुप्त जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई माने जाते हैं। तो 1895 में इनका जन्म हुआ, 1963 में इनकी मृत्यु हुई। सोहनलाल द्विवेदी 1906 में इनका जन्म हुआ, 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। और श्याम नारायण पांडे जी का जन्म 1907 में हुआ और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है 1908 में। इस प्रकार से जन्म के अनुसार हमने इनको काल कर्मानुसार जो है इनके जन्म कर्मानुसार हमें इन लेखकों को यहाँ पर लगा लिया। तो एक बार आप इनको फिर से रिवाइज कर सकते हो अगर चाहो तो, या फिर जो है आप लोगों को जो है एक भाई बच्चों के कमेंट और में ये भी बोला जा रहा है मैम हम नोट करते हैं इन प्रश्नों को, आप बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, या भाई इम्पोर्टेंट प्रश्न आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप यहाँ पर दे रहे हो, तो इसलिए हम जो है लिख लेते हैं साथ साथ। आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस सीरीज़ का हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को तथ्यों की साथ के साथ जो है आपको याद करा दिया जाए। अधिक से अधिक बार इन तथ्यों की जो है रिवीजन होगी इस सीरीज़ के माध्यम से, और ताकि आपको जो है कहीं पर भी आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं। जहाँ पर जो हम कभी जैसे हम नोट करते हैं तो वे नोट किए हुए ही हमारे रह जाते हैं। परीक्षा तक हम इतना अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आपका जो ये तथ्य साथ के साथ याद हो जाएंगे। भाई मेरी ऐसा प्रयास है इस अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराने का। तो मैं ये चाहूँगी कि आप जो है क्लास को बार
बार बार सुनो और जो है अगर एक बार आप क्लास देख लेते हो तो आप डबल स्पीड करके दोबारा से आप उन्हीं की रिवीजन कर सकते हो। तो बार बार जब आप तथ्यों को सुनोगे यहाँ पर देखोगे तो आपने आप ये याद हो जाएंगे और जो है आपको लिखने में काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं आप लोग ये नहीं चाहती कि आपका समय भी वेस्ट हो। और जो है जो एक चीज़ जब हम बार बार जब पढ़ेंगे देखेंगे तो वही आपको जो दो या 3 बार आपको लिखना पड़े, ऐसा मैं नहीं चाहती। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप जितनी अधिक बार रिवीजन कर सको उतनी बार अधिक रिवीजन करो और अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करो। जितने आपको तथ्य बार बार रिवीजन करने से याद रह पाएंगे और इन्हीं प्रश्न तथ्यों में से आपको परीक्षा में प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। ये मेरा तो जो थोड़ा सा ये मैं चाहती हूँ, ये मेरा भाई थोड़ा सा ये मानना भी है कि आप अधिक से अधिक तथ्यों की रिवीजन से ही आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 38। तो देख लेते हैं निम्नलिखित और NTA नेट की परीक्षाओं में भी आए हुए प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है और जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी या भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको ही हमने विद सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर लिया है। जैसे कि UPT GT PGT के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न या फिर किसी और अन्य स्टेट के अंतर्गत जैसे कि DTET+VT GT PGT हिंदी में या MPT टेट के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमने इसी प्रकार से यहाँ पर विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश की है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित दैनिधियों यानी डायरियों का सही कालानुक्रम बताइए। तो आप लोगों का रिस्पांस थोड़ा सा कम आता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं, ताकि भाई कि पता नहीं बच्चों को पसंद आ रही है क्लासेस, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार यही कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मुझे किस प्रकार से क्लास लेकर के आनी है और कितनी जो है आप लोगों को मेहनत करानी है और ख़ुद भी मेहनत करनी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार से फिर आपको कहना चाहूँगी, तो आप वीडियो को जो है कमेंट में अवश्य बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी। तो देख लेते हैं आगे। मेरी कॉलेज डायरी, प्रवासी की डायरी, दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने। तो ये सभी रचनाएं जो है ये इनको हमें क्रमानुसार लगाना है और साथ में हमें देखना है कि ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई रचना है। तो आंसर है हमारा C। तो इन रचनाओं के रचनाकार और इनको क्रम वाइज के अनुसार हम देख लेते हैं। दैनंदिनी जो है राधाचरण गोस्वामी जी की जो डायरी संबंधी रचना है 1885। डायरी के कुछ पन्ने जो है घनश्याम बिड़ला जी द्वारा लिखी गई 1940। मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र शर्मा जी ने 1954 में लिखी। प्रवासी की डायरी जो है बच्चन सिंह जी द्वारा लिखी गई। पढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 39। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? सूरज का सातवां घोड़ा रचना के लेखक जो है धर्मवीर भारती जी है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती जी की रचनाएं है। गुनाहों का देवता इस रचना का वर्ष जो है 1949 और सूरज का सातवां घोड़ा 1952 की रचना है। और गुनाहों का देवता में जो है यह चंद्र और सुधा के किशोर और भावुक प्रेम की कहानी को वर्णित किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 40। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? तो भीष्म साहनी जी का झरोखे, बसंती, कड़िया और गुनाहों का देवता में से हमने देख लिया धर्मवीर भारती जी का ये उपन्यास है। गुनाहों का देवता, कड़िया, बसंती और झरोखे तीनों के तीनों उपन्यास भीष्म साहनी जी के हैं। उसके बाद देख लेते हैं गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का 1949 का हिंदी उपन्यास है। यह कहानी भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान इलाहाबाद पर आधारित है। और जो हमने ये देख लिया था गुनाहों का देवता जो रचना है इनका, इसमें चंद्र और सुधा के किशोर प्रेम, भावुक प्रेम की कथा को वर्णित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। इसके 4 पात्र है इस कहानी में, मुख्य से चंद्र, सुधा, विनीति और पम्मी। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। नागार्जुन जी द्वारा रचित
मछुआरे के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है इनका वरुण के बेटे। नागार्जुन जी द्वारा रचित वरुण के बेटे उपन्यास जो है मछुआरों के जीवन पर आधारित एक लघु उपन्यास रहा है और नागार्जुन के इस उपन्यास के माध्यम से मछुआरों की जीवन शैली, उनके रहन सहन और उनके सरोकारों की ओर झांकने का प्रयास किया गया है, जिसने उनकी रोजी रोटी की बुनियाद जुड़ी है, जिनसे उनकी जो है रोजी रोटी की बुनियाद जुड़ी है। आज की क्लास के अंतर्गत भाई केवल 42 ही प्रश्न है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? तो आपको पता ही है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जो रचना है माटी की मूर्ति काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। यह एक शब्द शक्ति चित्र संग्रह माना गया है। शब्द चित्र संग्रह माना गया है भाई, शब्द शक्ति नहीं, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी। यह एक शब्द चित्र संग्रह माना है और ये शब्द चित्र संग्रह विधा की रचना है। इसमें लेखक ने जीवन के विविध अंगों को रेखांकित करते हुए शब्द चित्र के माध्यम से जीवन की विविधता का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो है 42 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको परीक्षा के लिए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो आपने किया है ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, परीक्षा के लिए आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जिस भी परीक्षा की आप हिंदी संबंधी परीक्षा की किसी भी स्टेट के अंतर्गत आप टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हो या फिर एनटी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपके लिए मददगार रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने इस पर सीरीज़ को की है शुरुआत, ताकि आपको परीक्षा में जो है निरंतर अभ्यास के साथ जो है आप प्रश्नों को करते रहो। निरंतर अभ्यास ही होता है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ हमने इस सीरीज़ को चलाया हुआ है। मुझे भी आप लोगों का साथ चाहिए और मोटिवेशन के लिए आप लोगों का जो है कमेंट भी चाहिए और साथ में आप लोग लाइक भी वीडियो को कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगी तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रश्नों के लगभग 50 प्रश्नों के साथ। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।